नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी दोस्त सहयोगी मानसी दवे हैं और इसके साथ साथ आशीषा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बाजार में आज लगातार तीसरे सत्र में हम प्रेशर देख रहे हैं। निफ्टी इस वक्त 86 अंक गिरकर 24,500 को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें सपाट कारोबार है। एक रेंज में हालांकि इंडेक्स घूम रहे हैं। 53,400 के आसपास से निफ्टी बैंक है। अगर आप आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो थोड़ा सा टिल्टेड है बिकवाली वाले ट्रेडर्स की तरफ। 1429 शेयर हैं आज कमजोरी वाले और 1170 शेयर मजबूत हैं। अच्छा, आज ये फर्क क्यों दिख रहा है? क्योंकि आज गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा इसलिए है। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो लगातार 12 सत्र की जो तेज चाल थी उस पर ब्रेक लगती हुई आज दिख रही है, थोड़ी सी सही, लेकिन आज मिड कैप का इंडेक्स जो है निफ्टी का, उसमें आपको प्रेशर दिखेगा। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो थोड़े ना डिसाइसिव मूव दे या फिर बाजार को सपोर्ट करने का काम करे। अच्छा, कौन सपोर्ट करता है? बैंक सपोर्ट करते हैं, आईटी सपोर्ट करता है, आईटी में सिलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे हैं। बैंकिंग में आज हम थोड़ा सा बड़े बैंकों की तरफ से कहते हैं ना, कन्विक्शन का अभाव है। एसबीआई को अगर आप छोड़ दें 1% की तेजी है तो कोई ऐसा बड़ा बैंक सपोर्ट करने नहीं आया। रिलायंस अभी सपोर्ट नहीं है, एलएनटी भी पिक्चर में कहीं दिख नहीं रहा है, तो बड़े शेयर थोड़े से गायब हैं। ऐसा क्यों है ये हम समझने की आगे कोशिश करेंगे और अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे निफ्टी को लेकर। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अगले घंटे में शो में हम खास क्या करने वाले हैं। 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनके ट्रेड के दमदार शेयर। 2:50 पर होगा ऑप्शंस के चैंपियन। 2:40 पर, माफ कीजिएगा। 3 बजे मार्केट ट्रेड 3 होगा और इसके अलावा 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर हम लेकर आएंगे इवेंट्स टू वॉच। लेकिन जरा पहले ये देख लेते हैं कि बाजार में स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है। ये जो 3 दिनों की गिरावट हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है? आप देखिए, कल के सत्र में हमने देखा कि कंजम्पशन शेयरों ने पूरा का पूरा मूड खराब करने का काम किया और उसकी वजह थी गोदरेज कंज्यूमर का मिड क्वार्टर बिजनेस अपडेट आया और वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, मार्जिन को लेकर चिंताएं जाहिर की गई। उसके चलते हमने देखा कि एफएमसीजी शेयरों में गिरावट आई। चाइना में नए स्टिमुलस की उम्मीद से अब एफआईआईज का निवेश फिर से घटने का डर सता रहा है, क्योंकि चीन की पॉलिट ब्यूरो ने इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है उसको बदलने का फैसला किया है, मॉडरेटली लूज किया है, तो थोड़ा सा उसको लेकर डर है। आज म्यूचुअल फंड के आंकड़े आए। हालांकि अगर आप एसआईपी के आंकड़े देखेंगे तो लगातार दूसरे महीने में 25,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश पिछले महीने के मुकाबले 14% गिरा है और डेट म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश में गिरावट है वो कहीं ज्यादा है। लेकिन बाजारों के लिए कह सकते हैं कि चल क्यों नहीं रहे, उसकी बड़ी पीछे की वजह यह भी है कि बड़े ट्रिगर्स का अभाव है। और बड़ा ट्रिगर कब आएगा? हो सकता है कि कल आ जाए या फिर यूएस फेड की पॉलिसी जो कि 18 दिसंबर को आने वाली है उसके पहले शायद आप बड़े मूव्स बाजार में ना देखें। वो एक दिशा का काम जरूर करेगा। यूरोप के बाजारों की बात करें, आज गिरावट पर शुरुआत हुई है। यूएस फ्यूचर सपाट हैं, डायरेक्शनलेस हैं। डाउ फ्यूचर थोड़ा सा आपको ऊपर दिखेगा, सपाट हालांकि वहां पर भी है। बायस पॉजिटिव है। नैस्डैक एस&पी फ्यूचर्स में हल्की हल्की गिरावट पर शुरुआत होती हुई दिखी है। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में, जरा ये समझ लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर में क्लोजिंग ट्रेड्स भी लेकर आएंगे। रुचि जैन हमारे साथ हैं, राजेश पालविया हमारे साथ हैं। रुचि जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। अभी मूड तो तेजी का है राजेश जी ना, उसमें कोई डेंट तो नहीं है ना? और दूसरी चीज ये बताइए, ये जो करेक्शंस थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, क्या इसका खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है? अगर हाँ तो जरा लेवल्स एक बार जरा आप चेक करके बता दीजिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तेजी का ही ट्रेड अभी यहाँ पे रखेंगे और मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में बाइंग एक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और काफी सेक्टर्स में भी यहाँ पे देखा है हमने कि एक अच्छे मोमेंटम में काफी स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंडेक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन बनी हुई है। बैंक निफ्टी जरूर ग्रीन और रेड के दायरे में झूलते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी बुलिश ही है। निफ्टी में हमें लगता है जब तक हम 24,400 450 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जब तक एज सच ये छोटी मोटी गिरावट में बाय ही करना है। 24,400 स्टॉप लॉस है हमारे लॉन्ग ट्रेड को ओपन रखने के, और हायर साइड पे 24,650 का लेवल इमीडिएट हर्डल जैसा काम करते हुए दिख रहा है। मेजर कॉल कंसंट्रेशन जो बना हुआ है वो करीब 24,600 से 24,700 की रेंज में ही बना हुआ है, और ये रेंज अगर क्रॉस होती है तो वहां पे एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव निफ्टी में आते हुए दिखेगा।
वहीं हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट हर्डल बनी हुई है वो करीब 53,600 की रेंज पे मेजर कॉल कंसंट्रेशन है। वो लेवल को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी स्पॉट पे। अगर हम वो क्रॉस करने में कामयाब होते हैं तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है जब तक हम 53,100 के ऊपर बने हुए हैं। छोटी मोटी गिरावट में बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग साइड का ट्रेड रखेंगे। इमीडिएट टारगेट 53,600, देन उसके बाद हमें लगता है वो फिर 53,900 की तरफ बढ़ सकता है। निफ्टी में भी जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है डिप में अगर हम बाय करते हैं 24,400 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे और 650, 24,650 पहला टारगेट होगा। देन उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो 24,800 की तेजी भी बनते हुए दिख सकती है, बट हो सकता है कुछ समय लगे निफ्टी को अभी ये ब्रेकआउट करने में। बिल्कुल, तो थोड़ा समय लग सकता है इन लेवल्स को ब्रेकआउट अचीव होने में। तो ये नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉल्स लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, क्लोजिंग कॉल्स। राजेश, सबसे पहले आप बताएं, हरे निशान में बाजार खुले थे लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से गिरावट दिखी। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? तो देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से ही पसंद आ रहा है। मेटल स्पेस में कल के सेशन में भी हमने देखा कि लास्ट के 1-1.5 घंटे में बाइंग इंटरेस्ट था और आज भी यहाँ पे मोमेंटम बाइंग साइड का बनते हुए दिखा। सेक्टर में एक टेलविंड जो चाइना का अनाउंसमेंट है उसके चलते भी आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर को फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिली और स्टॉक में जिस तरीके से अक्टूबर के स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा स्टॉक, डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ है, लॉन्ग बिल्टअप है। अपसाइड के टारगेट 1030 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 986 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस से और उसमें यहाँ पे हमें विप्रो पसंद आ रहा है। विप्रो में देखें कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक में और यहाँ पे एक अप स्लोपिंग चैनल का भी ब्रेकआउट विप्रो ने वीकली चार्ट पे रजिस्टर किया है। जिस तरीके से डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में एक कंसिस्टेंट बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है, हमें लगता है ये आउट परफॉर्मेंस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। विप्रो का 324 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 302 के आसपास। और तीसरा जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है केमिकल स्पेस से और उसमें हमें लगता है नवीन फ्लोरो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए दिख रहा है और आज देखें तो केमिकल बास्केट में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। नवीन फ्लोरो के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 3715 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3598 के आसपास। बिल्कुल, तो तीनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, जहां पर मेटल सेक्टर से राजेश ने जिंदल स्टील पर खरीदारी की राय दी है। 1030 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। आईटी सेक्टर से विप्रो और इसके अलावा नवीन फ्लोरिन, तो तीनों ही स्टॉक्स पर राजेश ने खरीदारी की राय दी है। रुचित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो स्टॉक से खरीदारी की साइड, पहले तो सीमेंट स्पेस में से जेके लक्ष्मी सीमेंट के स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं कि जहाँ पे एक कंसोलिडेशन पिछले कुछ समय में हुआ था, टाइम वाइज करेक्शन, और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट करंट लेवल्स पे 820 के स्टॉप लॉस से 900 के अराउंड के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और मेरा सेकंड पिक रहेगा हुडको में, जहाँ पे भी हमें ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पे बनते हुए देख रहे हैं। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी वहाँ पे पॉजिटिव है। सो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि डाउन साइड लिमिटेड है। 244 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है 267 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। कुल खरीदारी की कॉल्स क्लोजिंग ट्रेड में हमारे दोनों ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। जेके लक्ष्मी सीमेंट पर भरोसा है रुचित जैन का 900 तक के टारगेट्स यहाँ पर एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। और इसके अलावा क्लोजिंग ट्रेड्स में हुडको में भी 267 के टारगेट्स और साथ ही स्टील पैक और चुनिंदा सीमेंट प्लेयर्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सपर्ट्स लगातार अपना फोकस एरिया बनाते हुए। इनफैक्ट इस वक्त अगर देखें बड़ा ही लैकलस्टर ट्रेड मार्केट में देखने को मिल रहा है। क्लियरली इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आप देखिए, मिड कैप की जो तेजी थी वो भी फ्रिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। स्मॉल कैप में भले ही एक्शन देखने को मिले, लेकिन बेंचमार्क और साथ ही मिड कैप में गिरावट हावी होती हुई 53,350 के नीचे भी जाता हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं लगातार 3 दिनों की बिकवाली जो है वो, इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज को भी जोड़ दें तो 3 दिनों की बिकवाली इस वक्त नजर आ रही है। संभलने की कोशिश 53,444 के लेवल्स पर बैंक
बैंक निफ्टी, लेकिन अंडरटोन इस वक्त हम देख रहे हैं टुवर्ड्स डाउन साइड। ऐसे में फ्यूचर्स की तरफ से भी फ्लैट ट्रेंड ही नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार की शुरुआत भी फीकी देखने को मिल रही है, तो क्लियरली सेंटिमेंट्स जो है बाजार में हम देख रहे हैं टुवर्ड्स डाउन साइड। कौन से सेक्टर्स बाजार को संभाल रहे हैं? आईटी और रियल एस्टेट। तो चलिए उसी पर विस्तार से बातचीत करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स का नजरिया जानते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, सिलेक्टेड आईटी स्टॉक्स, चाहे फिर वो लार्जर प्लेयर्स हो या फिर मिड कैप आईटी स्पेस, आईटी और रियलिटी दो ही सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं। एचएसबीसी ने इंडियन आईटी सर्विसेज पर एक रिपोर्ट भी निकाली। उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो आने वाले दिनों में पिकअप होती हुई देखने को मिलेगी। आज के सत्र में आईटी का जो ट्रेंड नजर आ रहा है, डिफेंसिव के तौर पर लगातार कई सेशंस में आईटी जहां बाजार में वॉलीटिलिटी है संभालने का काम कर रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? तो देखिए मानसी जी, बिल्कुल यहाँ पे आईटी एज ए सेक्टर देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। इस वॉलेटिलिटी के चलते भी अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है और काफी सारे आईटी स्टॉक्स, बीट लार्ज कैप और मिड कैप, सारे ही आईटी पैक में एक मोमेंटम बना हुआ है बाइंग साइड का। हमें लगता है यहाँ पे लार्ज कैप में भी एक अच्छा सेटअप है जिसमें हमें पसंद आते हैं। विप्रो तो हमने ऑलरेडी जिक्र भी किया है, शो की शुरुआत में बाय मेंशन किया है विप्रो का। वहीं अगर हम देखें तो एचसीएल टेक में भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो हमें लगता है कि एचसीएल टेक को भी देखा जा सकता है आईटी पैक में और यहाँ पे भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और ऊपर में हमें लगता है यहाँ पे टारगेट 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं एचसीएल टेक के। वहीं इंफोसिस में भी देखें तो एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि फरवरी 2022 में बने थे उसके आसपास, वो स्विंग हाई को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे इंफोसिस में भी होते हुए दिख रही है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के एक कंसोलिडेशन का, रिकवरी का यहाँ पे अब ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इन्फोसिस में भी अगर 1940 1950 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होना चालू करेगा तो इसमें नेक्स्ट टारगेट इसका भी 2040 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस तीनों ही लार्ज कैप स्टॉक यहाँ पे पसंद आते हैं। वहीं पे हमने देखे मिड कैप आईटी में देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री दोनों के स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और ये दोनों स्टॉक्स में एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। वहीं एक रिकवरी का ट्रेंड बिरला सॉफ्ट में देखने को मिला है तो ये स्टॉक को भी फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल बना है बिरला सॉफ्ट में, तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में 590 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है ये स्टॉक थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय किया जाए तो 640 650 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये ओवरऑल नज़रिया राजेश जी का आईटी सेक्टर पर। हालांकि उनके क्लोजिंग ट्रेड्स में विप्रो पर उन्होंने एज अ क्लोजिंग ट्रेड अपनी राय भी दी है। खरीदारी की कॉल, 324 तक के टारगेट से स्टॉप लॉस यहाँ पर 302 का मानकर चलना है। अब रियल एस्टेट पर हम रुचित से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन का, तो उस पर रुक करते हैं। दमदार ऑप्शंस लेकर जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून तेजस, बताएं आज कौन सी स्ट्रैटेजी है आपके पास? हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम, आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा ऑप्शन का चैंपियन है वो है मेटल स्पेस से। मेटल एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आज का ऑप्शन का चैंपियन का ट्रेड है। ये स्टॉक ने रिसेंटली 110 112 के करीबन एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया था और आज हमने ये स्टॉक में इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था डबल बॉटम का वो पार होते हुए देखा है। 126 का लेवल था, तो आज हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है। ब्रेकआउट आने के बाद हमने हल्की सी मुनाफा वसूली भी देखी है स्टॉक में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो हम ऑप्शन के माध्यम से ये स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसका जो 130 का कॉल है मंथली एक्सपायरी का, जो करीबन ₹2.40 के करीबन ट्रेड कर रहा है, उसको आपको अक्यूमुलेट करना है 2 से लेके 2.40 के बीच में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1.25 का, पहला लक्ष्य रहेगा 3.75 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 5 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 10,000 का और अधिकतम नुकसान होगा 5,000 का।
तेजस, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की ये रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 130 की कॉल खरीदने की राय 2.5 के दाम पर इस वक्त मिलेगी। लक्ष्य 3.75 पहला टारगेट, उसके बाद 5 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 1.25 का आपको यहाँ मेंटेन करना होगा। इसे प्रैक्टिस करने पर अधिकतम मुनाफा जो है 10,000 का और अधिकतम नुकसान 5,000 का हो सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एफएनओ में ट्रेडिंग जो है वो रिस्की हो सकती है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है और घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। सो अपने एडवाइजर्स से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन इस बीच जहां हम सेक्टोरल परफॉर्मर्स की बात कर रहे थे, आईटी पर राजेश जी का नजरिया जाना। रुचित, आपसे जानना चाहेंगे रियल एस्टेट सेकंड बेस्ट परफॉर्मर या कह सकते कि वन ऑफ द सेक्टर्स जो कि इस वक्त वॉलेटाइल मार्केट्स में गिरावट जहां नजर आ रही है, लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार को संभाल रहा है। ऐसे में चुनिंदा रियल एस्टेट प्लेयर्स तो है ही, जैसे फिनिक्स, लोधा, ब्रिगेड, डीएलएफ, प्रेस्टीज, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर ब्रोकरेजेस का भी बुलिश नजरिया देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं। करीब 2% की मजबूती 2886 के लेवल्स पर गोदरेज प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रॉन्ग है इवन गोदरेज प्रॉपर्टीज के पास। पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से ऑल्दो इंडेक्स के मुकाबले स्टॉक साइडवेज है, पर पूरा ये जो कंसोलिडेशन हुआ है वो उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुआ है। सो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, 200 डे में सपोर्ट इंटैक्ट है, तब तक एक पॉजिटिविटी स्टॉक में आगे चल के एक्सपेक्ट की जा सकती है। और 3050 से 3070 के आसपास के नियर टर्म टारगेट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज में आ सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी हमारी सलाह रही है कि यहाँ पे 2750 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 3050 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 2750 का स्टॉप लॉस, 3,000 रुपए के टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। अच्छे से रिकवर कर रहा है इंट्राडे में शेयर, ये अभी 1.5% ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। लेकिन बाजार की जो नज़र है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगी बजट पर भी। हार्डली 2 महीने दूर रह गया है बजट, 2 महीने का तो करीब करीब 50 दिन के आसपास का समय रह गया है। तो कुछ डिटेल्स आने लगी हैं, कुछ खबरें आने लगी हैं सूत्रों के हवाले से। और एक एक्सक्लूसिव खबर ये आई है कि सरकार बजट में नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत दे सकती है। ये राहत क्या होगी, जरा इसकी डिटेल्स समझते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, मतलब ऐसी खबरों का तो लोगों को इंतजार रहता है, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, वित्त वर्ष 2026 के लिए जो बजट की तैयारियां हैं अपने चरम पर हैं। इंडस्ट्री के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत भी कर दी गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से टैक्स पेयर्स के लिए राहत की खबर आ सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे विकल्प हैं, तलाशे जा रहे हैं, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें कैसे बढ़ोतरी की जाए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे विकल्प हैं जिस पर चर्चा चल रही है। और उसमें एक ये है कि खासकर लो इनकम ग्रुप के लिए जो इनकम टैक्स है उसमें कमी कर दी जाए। खासकर लो सैलरीड ग्रुप और जो लो इनकम ग्रुप है उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उसमें बढ़ोतरी हो, ताकि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको बढ़ाई जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो टैक्स है, जो टैक्स रेट है उसमें कमी की जा सकती है। खासकर 3 लाख से 7 लाख का जो टैक्स स्लैब है, खासकर न्यू टैक्स रेजिम के तहत उस पर विचार किया जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है जो कि न्यू टैक्स रेजिम में इस वक्त 3 लाख रुपए है, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि ये जो तमाम चर्चाएं हैं वो काफ़ी इनिशियल स्टेज पर हैं। डिस्कशन की प्रक्रिया हालांकि शुरू कर दी गई है मंत्रालय के अंदर, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जैसे जैसे डिस्कशंस आगे बढ़ेंगी बजट के करीब में, सूत्र जैसा कि हमें बता रहे हैं, इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त राहत की खबर ये है कि तमाम जो विकल्प तलाशे जा रहे हैं उसमें एक विकल्प ये भी है कि खासकर जो लो सैलरीड लो इनकम ग्रुप हैं उनके लिए इनकम टैक्स में राहत दी जाए। तो एक राहत की खबर है। और प्रकाश, देखिए, हम उम्मीद करेंगे कि आपके जो सूत्र हैं उनके पास बिल्कुल पुख्ता जानकारी हो। लोग यही चाहते हैं, टैक्स में राहत मिले, थोड़ा सा कंजम्पशन भी थोड़ा ढीला ढाला है, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे और अल्टीमेटली ये पैसे सारे के सारे इकोनॉमी में ही जाते हैं। तो बढ़िया है, टैक्स में राहत मिलनी भी चाहिए। देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव खबर। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स जैसे कि ITI, जैसे कि ग्रीव्स कॉटन, ये चल क्यों रहे हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या इन लेवल्स पर भी आपके लिए खरीदारी का मौका बनता है या फिर नहीं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में एक रेंज में कारोबार हो रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग जरूर लौटी है। फिर से 100 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, 53,500 के ऊपर जाकर फिलहाल ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और जो सपोर्ट देने वाले जो शेयर्स हैं निफ्टी बैंक को, उसमें आपको आईसीसी बैंक दिखेगा, करीब आधे % के आसपास की मजबूती आईसीसी बैंक के शेयर में है। एसबीआई के शेयर में हम करीब 1% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। हालांकि अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर को देखेंगे, चूंकि वेटेज के लिहाज से सबसे बड़ा बैंक यही है, उसमें भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा सुस्त चाल है। 1860 रुपए के आसपास है, और ये 1860 आज नहीं है, पिछले अगर आप 4 दिनों से देखेंगे ना, तो 1855 से लेकर 1865-70 यही एक रेंज रही है क्लोजिंग बेसिस पर। तो उसके इर्द गिर्द ही ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एक काम करते हैं, एक ना व्यू ले लेते हैं जरा निफ्टी बैंक पर और एचडीएफसी बैंक दोनों पर। राजेश जी, एचडीएफसी बैंक सर तेजी हो गई, या फिर आपको लगता है कि एक ब्रीदर ले रहा है, फिर से चलने के लिए अपने आप को स्ट्रेंथ जो जुटा रहा है और चलेगा? और निफ्टी बैंक को लेकर आपका क्या व्यू है, जो ये थोड़ी सी बाइंग आई है लोअर लेवल से, कितने एक्साइटेड है आप इसको देखकर? तो देखिए अभिषेक जी, निफ्टी बैंक पे व्यू तो बुलिश ही है, और हमने ओपनिंग कमेंट्री में बोला था कि छोटी मोटी डिप में बाय ही करना जब तक हम 53,100 के ऊपर बने हुए। अटेम्प्ट करेगा बैंक निफ्टी भी 53,600 के ब्रेकआउट का, और अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो ये रैली 53,800 से लेके 54,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। एचडीएफसी बैंक पे व्यू अभी भी बुलिश है। स्टॉक में जिस तरीके की तेजी हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखी है, स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके के टेक्निकल फॉर्मेशन बने स्टॉक में इस ब्रेकआउट के, यहाँ पे हमें लगता है 1950-2000 की तरफ भी ये स्टॉक पोजिशनली बढ़ते हुए दिखेगा। तो एचडीएफसी बैंक में जब तक ये स्टॉक 1810-1820 के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी भी 53,000 के ऊपर सस्टेन किया हुआ, उसमें एचडीएफसी बैंक की काफी बड़ी भूमिका रही है, और एचडीएफसी बैंक के चलते ही बैंक निफ्टी भी एक हायर साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक का फर्दर जो फॉलो अप जो मूव आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, वो बैंक निफ्टी को भी 54,000 की तरफ ले जाने में सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों पे ही हमारा व्यू बुलिश है, दोनों पे लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी कैरी किया जा सकता है। निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों पर आप लॉन्ग के ट्रेड कैरी कर सकते हैं। देखिए, बाजार में थोड़ी सुस्ती आपको इंडेक्स के लेवल पर जरूर दिखेगी, लेकिन जैसे कि राजेश जी भी हाईलाइट कर रहे थे कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में चर्निंग भी हो रही है और कुछ कुछ नए सितारे उभर के आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज नहीं बल्कि पिछले 3 दिन से आईटीआई के शेयर में बड़ी जबरदस्त बाइंग है, और आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नए हाईज पर ये शेयर है। 400 रुपए का एक क्रूशियल कह सकते हैं हर्डल था, उसको पार कर लिया है। क्यों चल रहा आईटीआई का शेयर, जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आईटीआई मार्केट कैप 38,000 करोड़ के पार निकल गया है, गजब की तेजी है, क्या क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, आईटीआई पे जो है फोकस रहेगा, और लगातार तीसरे दिन जो है स्टॉक में तेज़ी देखने मिल रही है, और देखा जाए तो भारी वॉल्यूम्स में भी जो है बाइंग देखने मिल रही है। मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 38,000 करोड़ को पास कर गया है, और शेयर में पिछले 2 दिन में बड़े ब्लॉक डील्स भी देखने मिले हैं। एनएसई बीएसई पे पिछले 2 दिन पे जो है 12 करोड़ शेयर्स का जो है टोटल डील हुआ है, और ये जो सरकारी ऑर्डर के उम्मीद पर जो है शेयर की जो है अच्छी तेज़ी देखने मिली है, खास करके जो भारत नेट 2 प्रोजेक्ट्स है। और ये बात हमने पहले ही आपको बता दी कि जो टेलीकॉम एंसिलरी वाली स्टॉक्स है उन पे नज़र रखिएगा। 3 दिन में 40% आईटीआई भागा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आईटीआई के हाल में जो है, जो हाल ही में जो मिले कॉन्ट्रैक्ट है उन पे भी नज़र डालते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट से 19 नवंबर को लगभग 100 करोड़ का ऑर्डर आया। वही जो आप कह सकते डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी, यहाँ से भी माइनिंग से भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नवंबर में 4,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के सबसे बड़ा बोली लगाया गया था। भारत नेट 3 जो प्रोजेक्ट्स है, इसमें बीएसएनएल को टेंडर के ज़रिए इन ऑर्डर्स मिल रहे हैं। डिज़ाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन और सारे जो प्रोडक्ट की जो है पाथ है, सब कंपनी उसमें डील करती है। और देखा जाए तो पिछले 1 साल में तो स्टॉक 33% का ग्रोथ आया, लेकिन 5 साल में इन्वेस्टर्स को 320% का रिटर्न्स दिया है। बट करती क्या है कंपनी, इसके बारे में बताता हूँ मैं। सबसे पहले संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये सरकारी कंपनी है। 1948 में जो है इनकी शुरुआत हुई थी, और उसको टेलीकॉम सेगमेंट को लेके ज़्यादा यहाँ पे फोकस है। और याद रखिए, ऑप्टिक फाइबर केबल, 4G, 5G, इन सारे सेगमेंट्स में जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है। डिफेंस सेक्टर के लिए भी जो है
सिक्योर कम्युनिकेशन केबल्स आते हैं और डेटा सेंटर और IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है उसमें भी कंपनी की भागीदारी होती है। तो आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम डेटा के स्पेस में ये कंपनी बीच में खड़ी है और यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, एनालिस्ट का मानना है। तो यही है पूरी गाथा ITI की। ठीक है, तो टेलीकॉम इंफ्रा से जुड़ी एक दिग्गज कंपनी, सरकारी कंपनी, अच्छी रफ्तार में ये शेयर चल रहा है। रुचित, जरा आप बताइए, देखिए 250 वाला शेयर 400 हो जाए, मतलब मुझे लग रहा है कि लोगों को प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। आपका क्या व्यू, क्या आपको लगता है कि और अभी शेयर ये चलेगा? ये वॉल्यूम्स तो अभिषेक जी काफी बढ़िया है। अगर आप देखेंगे लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो 350 से 400 के आसपास तक आया है, उसके बावजूद भी करंट लेवल्स पे काफी अच्छा वॉल्यूम्स हो रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है और इसीलिए ये आउट परफॉर्मेंस और कंटिन्यू रह सकता है। अब पिछले करेक्शन के अगर रिट्रेसमेंट देखें तो पॉसिबल है कि स्टॉक 440 तक के लेवल्स भी पोजिशनली आपको दिखा सकता है। बट ये फ्रेश बाइंग के लिए अब थोड़ी स्टॉप लॉसेस काफी डीपर हो गए, इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग के लिए फेवरेबल नहीं है। बट लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन स्किन की है, निचले स्तरों पे ली हुई है, तो मुझे लगता है कि उनको ये ट्रेंड अभी भी राइड करना चाहिए 440 तक। नजरिया ITI पर 440 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा LIC इस स्टॉक पर नजर डालेंगे। याद रखें ऑपरेशनल अपडेट्स आए नवंबर के महीने के जिसके बाद स्टॉक में करीब 4.5% की गिरावट दिखी। ऑपरेशनल अपडेट्स की बात करें तो इंडिविजुअल APE में डी ग्रोथ दिखा करीब 12.5% का सालाना आधार पर, और उसके पेयर्स यानी प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो वहां पर 15% का उछाल दिखा। तो काफ़ी कमज़ोर ऑपरेशनल अपडेट्स आए, जिसके चलते स्टॉक में 3.5% की गिरावट के साथ अभी कारोबार दिख रहा है। राजेश, क्या राय होगी इस स्टॉक पर, LIC? तो देखिए स्टॉक पे हमने देखा पिछले 3-4 सेशन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, लेकिन स्टॉक में ये न्यूज़ के चलते एक कट देखने को मिला। हालांकि स्टॉक एक बड़े करेक्शन के बाद एक रिकवरी के साइन तो जरूर दिखा रहा था, लेकिन अब इस करेक्शन के बाद स्टॉक अपने वापस 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है इस गिरावट में 940 935 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा डाउन साइड में। अगर ये 940 के लेवल को होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो थोड़ा वहां से पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। बट ऑन द हायर साइड हमें लगता है 1000 इसके लिए इमीडिएट चैलेंजिंग लेवल है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा स्टॉक कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा 940 से लेके 1000 की रेंज में। 1000 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में मोमेंटम एक्सटेंड होता हुए दिख सकता है, जो कि फिर इसको 1050 1070 की तरफ लेके जा सकता है। ये नज़रिया LIC पर स्टॉक में ऑपरेशनल अपडेट्स के बाद करीब 3.5 से 4% की गिरावट दिखी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ग्रीव्स कॉटन स्टॉक में पर नज़र डालेंगे। इसमें ज़ोरदार उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। शेयर में आज करीब 16 से 17% की तेज़ी रही है और पिछले 2 दिनों की बात करें तो करीब 25% तक स्टॉक भाग चुका है। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से बड़े ट्रिगर्स है, सब बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड आफ्टरनून। बताएं स्टॉक के पीछे की रैली के पीछे की वजह क्या है? जी, तो डेफिनेटली ग्रीव्स कॉटन आज फोकस में हमें निकल कर आ रहा है। कंपनी को एक बूस्ट देखने मिला है। विजय केडिया की इन्वेस्टमेंट नज़र आई है ब्लॉक डील के द्वारा। उन्होंने 12 लाख शेयर्स का ब्लॉक डील किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। उन्होंने 0.252% स्टेक खरीदा है और जो टोटल साइज़ वैल्यू है वो है 25 करोड़ रुपए। कंपनी, अगर हम 2 दिन के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो करीब 24% का रिटर्न हमें नज़र आया है। और अगर कल की वॉल्यूम्स की बात करें तो 1 करोड़ वॉल्यूम्स भी छुदा हुआ नज़र आया ये स्टॉक। इसके अलावा विजय केडिया की जो इन्वेस्टमेंट है ये बिल्कुल EV सब्सिडरी के लिस्टिंग के पहले नज़र आई है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये कंपनी जो है एक IPO प्रिपरेशन के फेज़ में चल रही है। कंपनी जो है ई-स्कूटर्स और 3 व्हीलर्स बेचती है एम्पियर ब्रांड ये नाम के अंदर से। और अगर हम कंपनी का मार्केट शेयर देखेंगे तो टोटल 3% मार्केट शेयर होल्ड करती है कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट के। इसके अलावा अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो नवंबर के जो लोस थे वहाँ से ऑलमोस्ट 55% रिकवरी दिखाया गया है शेयर्स में। और अगर जनवरी 21 को 2022 में कंपनी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था वो टाइम पे 258.85 रुपीज़ पर शेयर का। इसके अलावा अभी अगर हम दूसरे स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी की तो 1 महीने में कंपनी ने 36% का रिटर्न दिया है, वहीं 6 महीने में 94% और 1 साल में करीब 80% का रिटर्न देखने मिला है। और ओवर लॉन्ग पीरियड 5 साल में देखेंगे तो 96% का रिटर्न में नज़र आया है।
इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें ग्रीव्स कॉटन की, तो Q2 FY25 में कंपनी ने एक लॉस दर्ज किया था 14 करोड़ का। हालांकि अगर YOY बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी एक रिड्यूस होते हुए नज़र आया ये लॉस, क्योंकि YOY बेसिस पे जो पिछला क्वार्टर था उसमें कंपनी का लॉस जो दर्ज किया था कंपनी ने वो था 375 करोड़, तो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप नज़र आया है। उसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वहाँ पे एक हल्का सा 3% का ड्रॉप नज़र आया YOY बेसिस पे, और जो कि 705 करोड़ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया। और मार्जिन देखेंगे तो वहाँ पर भी एक डिक्लाइन नज़र आया है, 6.3% का जो मार्जिन है वो गिर के 3.12% नज़र आए। इसके अलावा बात करते हैं कि एक्चुअली कंपनी करती क्या है, बनाती क्या है, तो अगर हम कोई प्रोडक्ट्स के तरफ देख ले तो कंपनी बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन्स बनाती है, जिसे आइस इंजन्स भी कहा जाता है। उसके अलावा पावर जनरेशन इक्विपमेंट, ट्रांसमिशन सिस्टम्स, माइनिंग ऑयल फील्ड इक्विपमेंट्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि हैंडलिंग इक्विपमेंट है वो सब कंपनी बनाती है। एंड लास्टली अगर हम इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे कि कई सारी कंपनीज ने रिसेंटली कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है, तो उसमें नाम निकल कर आ रहे हैं जैसे कि डायमेंशनल फंड एडवाइजर्स, सुंदरम AMC और मोतीलाल AMC। बिल्कुल, तो कई सारे प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स और फंड हाउसेस ने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जिसके चलते स्टॉक में आज तो 17% की तेज़ी दिखी ही है, लेकिन पिछले 2 दिनों में करीब 25% का उछाल इस स्टॉक पर दिखा है। देवांग, आपसे पूछना चाहूँगी ग्रीव्स कॉटन स्टॉक पर क्या राय रहेगी, और 25% की तेज़ी के बाद क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा अगले कुछ दिनों तक? सो ग्रीव्स कॉटन की बात करें, डेफिनेटली ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। आज जो ब्रेकआउट देखने मिला है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, यहाँ पे रिस्क और फेवरेबल नहीं है, तो न्यू एंट्री की सलाह नहीं रहेगी, बट डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। 240 का इमीडिएट सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड अराउंड 265 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं ग्रीव्स कॉटन। सो अगर पोजीशंस हैं उसे इंटैक्ट रखने की राय या इस वक्त। देवांग, आपकी तरफ से कोई ट्रेड्स भी अगर हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हैं तो बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन में फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा, हुडको का ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर रहेगा। डेली चार्ट स्टॉक ने एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है, वहां से एक अपसाइड देखने मिला है, तो यहाँ पे हमें लगता है और भी अपसाइड देखने मिल सकता है। हुडको खरीदने की सलाह है। 244 का स्टॉप लॉस रखना है 265 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक्स में काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। आज एक सपोर्ट से स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है, हमें लगता है और इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 3300 का टारगेट है, 3145 के स्टॉप लॉस के साथ। ये पिडिलाइट और हुडको, इनफैक्ट रुचित की भी लिस्ट में हुडको का स्टॉक था, और अब देवांग भी इस पर मोहर लगाते हुए खरीदारी की कॉल्स 2 स्टॉक्स देवांग की तरफ से भी। तो कुल मिलाकर क्लोजिंग ट्रेड्स में आपके पास हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से 6 स्टॉक्स खरीदारी, इनफैक्ट 7 स्टॉक्स राजेश जी ने 3 काउंटर्स खरीदारी के दिए थे। राजेश जी, स्विगी पर CLSA की बुलिश रिपोर्ट आई। इनफैक्ट नतीजों के बाद, लिस्टिंग के बाद ही स्विगी वर्सेस जोमेटो की बातचीत लगातार हम कर भी रहे हैं, और इनफैक्ट इस वक्त भी अगर आप देखें करीब 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है, अच्छी खासी तेजी है। राजेश जी, इस पर आपका टेक्निकल नजरिया मैं जरूर लूंगी, लेकिन इस तेजी के पीछे की वजह पर एक रिसर्च हमारी सहयोगी स्नेही ने की है, एक बार वो रिसर्च पहले सुन लेते हैं। स्नेही, आप बताइए। जी बिल्कुल, तो अगर हम स्विगी के बारे में बात करें तो स्टॉक काफ़ी मजबूती से आज आगे बढ़ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है, और इसकी वजह है CLSA की एक नोट जो आज सुबह सुबह हमें आ रही है। एक ब्रोकरेज नोट आई है जहां पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरुआत की है स्विगी पर, और 708 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया है। कल के बंद के अगर भाव से हम कंपेयर करें तो कल का जो स्विगी का भाव था 540 रुपये है, और 708 का जो टारगेट है ये वो क्लोज प्राइस से 30% की अपसाइड की उम्मीद हमें दिखा रहा है। इसीलिए स्विगी में आज काफ़ी अच्छा मूव आया है, क्योंकि ये जो CLSA का ब्रोकरेज नोट आया है वो काफ़ी बुलिश है। वो कहते हैं कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में बड़ी ग्रोथ की संभावना है। जब स्विगी के बारे में बात करें, FY24 और FY27 में वो भारत में क्विक कॉमर्स के ग्रोथ को 6 टाइम्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, और जोमेटो से भी पीछे रहेगी स्विगी, लेकिन अंतर भाव में शामिल है, ये वो कह रहे हैं। और CLSA का ये भी मानना है कि क्विक कॉमर्स इतना बड़ा क्षेत्र है भारत में कि हम एक प्लेयर की सिर्फ बात नहीं कर सकते। अगर जोमेटो वहाँ पर बड़ा प्लेयर है तो स्विगी की तो भी बढ़ने की बहुत संभावना है। वहाँ पे मुनाफे के सुधार के साथ ग्रोथ बढ़ने से एग्जीक्यूशन में भी सुधार होगा, ये CLSA का कहना है। और वो कहते हैं कि जो 390 रुपये में IPO के भाव में जब शेयर लिस्ट हुआ था, उस भाव से फिलहाल शेयर अभी 40% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और स्विगी के शेयर की लिस्टिंग भी 8% प्रीमियम पर हुई थी, अगर आप याद करें तो। CLSA का ये नोट आ रहा है जहाँ पे उन्होंने आउट परफॉर्म इनिशिएट किया है, और 708 रुपये का टारगेट है।
अभी तक जितने भी ब्रोकरेज नोट्स आए हैं उसमें से CLSA का ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टारगेट आया है स्विगी के लिए 708 रुपये पर शेयर। JM फाइनेंशियल का मेंटेन बाय टारगेट रेटिंग था और 550 रुपये का उनका टारगेट था। अब याद कीजिए कि कुछ दिनों पहले मोतीलाल ओसवाल का भी एक रिपोर्ट आया था जहाँ पे वो कह रहे थे कि स्विगी जेप्टो से भी नीचे आ गया है क्विक कॉमर्स के शेयर में, और क्विक कॉमर्स का शेयर अब पहले दर्जे पर जोमेटो, दूसरे पर जेप्टो और तीसरे पर स्विगी है। उस न्यूज़ फ्लो के बाद CLSA का ये रिपोर्ट देखकर मार्केट में काफ़ी उम्मीद फैल चुकी है स्विगी के स्टॉक के बारे में कि अब मार्केट शेयर की भी रिकवरी कुछ हद तक हो सकती है। तो जी हाँ, काफ़ी बुलिश ब्रोकरेज नोट है CLSA का स्विगी पर, और उस कारण स्विगी का स्टॉक आज बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल स्नेह, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। इस बीच बाजार पर भी एक नज़र होनी चाहिए क्योंकि ज़बरदस्त रिकवरी मार्केट में इस वक्त अटेम्प्ट होती हुई नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी देखिए निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी, निफ्टी 24,620 के स्तरों पर। बैंक निफ्टी की रिकवरी पर एक नज़र होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे करीब 250 अंकों की रिकवरी। मिड कैप में भी रिकवरी की साइंस नज़र आ रहे हैं। निफ्टी अब भी हम देख रहे हैं एक रेंज में ही कामकाज करता हुआ, लेकिन क्लियरली मिड कैप स्पेस भी हरे निशान में आता हुआ। तो दिन क्लोजिंग कॉल्स की शुरुआत में जो तस्वीर नजर आ रही थी वहां से सेंसेक्स को भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आए, रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई वहां पर भी नजर आ रही है। राजेश जी, लाइक आई सेड, स्विगी CLSA की जो पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग और टारगेट्स अगर देखें 700 तक के एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, यानी कि करंट लेवल्स कल के क्लोजिंग प्राइसेस से ऑलमोस्ट 30% के अपसाइड ये एंटिसिपेट कर रहे हैं। 545 के स्तरों पर आपकी राय क्या होगी? तो मानसी देखिए, लिमिटेड डेटा सेटअप है बिकॉज रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद से दिखाया है और स्टॉक में अगर हम देखें तो नतीजों के बाद भी स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। हमें लगता है ये स्टॉक में नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 515 510 एक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट स्टॉक में हम 600 तक की चाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिले। और अगर हम देखें तो इसकी पीयर कंपनीज जोमेटो और बाकी प्लेटफॉर्म कंपनीज में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक नया फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट पूरे सेगमेंट में देखने को मिला है। स्विगी में हम मान के चल रहे हैं कि 510 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें, फ्रेश बाय भी किया जा सकता है छोटी मोटी गिरावट में। अपसाइड में 580 600 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। लिमिटेड डेटा पॉइंट्स, लेकिन फिर भी राजेश जी की तरफ से एक आउटलुक स्विगी पर और ब्रोकरेजेस के बुलिश रेडार पर। तो ब्रोकरेजेस का भी भरोसा इस वक्त अगर आप देखेंगे फूड डिलीवरी काउंटर स्विगी पर बनता हुआ। रिकवरी है और इस रिकवरी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से? IT से, बैंक्स, फाइनेंशियल से और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों से। इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक्स हैं जहाँ पर मजबूती है, मेजर कंट्रीब्यूशन ICICI बैंक, SBI और साथ ही बजाज फाइनेंस से। और इसके सामने भारतीय एयरटेल, रिलायंस, L&T, एक्सिस बैंक और TCS जैसे दिग्गज जो हैं वो बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे इवेंट्स और साथ ही BTST, STBT ट्रेड्स भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। निफ्टी तो सपाट है लेकिन निफ्टी बैंक में एक्शन दिख रहा है। 170 अंकों पर इस वक्त कारोबार कर रहा है और 12 में से इस वक्त 9 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और लीडर्स हैं ICICI बैंक, SBI और कोटक बैंक में हम तेजी देख रहे हैं ठीक ठाक। इंडसइंड बैंक के शेयर में भी थोड़ी थोड़ी तेजी बन रही है। जो कमजोर जो बैंक हैं एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और BOB, ये 3 बैंक है जहां पर आज थोड़ी थोड़ी कमजोरी दिख रही है। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में एक्शन भरपूर है और कुछ शेयर जरा हम चेक करवाते हैं। राजेश जी, जरा अरविंद लिमिटेड जरा चेक कीजिए। इस वक्त डे हाई पर ये शेयर आकर ट्रेड कर रहा है। क्या ये तेजी और बनेगी? क्या इसको खरीद के लेके जा सकते हैं आगे के लिए? तो बिल्कुल अरविंद में मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग बना है और स्टॉक में अब जो मूव बने हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अब अपने ये प्रीवियस मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 420 422 के लेवल अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है इस अप मूव में तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 480 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है तो ट्रेड को यहाँ पे लॉन्ग साइड का कैरी किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा अब करीब 405 के आसपास।
टारगेट 440 460 हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट आप अरविंद लिमिटेड के लिए ध्यान रखिए। 5% ऊपर डे हाई पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। कंजम्पशन स्टॉक्स की कल पिटाई हुई थी, लेकिन उसी बास्केट में एक थोड़ी रिलेटिवली छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होगा। बजाज कंज्यूमर करीब 12% ऊपर फिलहाल है, ये डे हाई पर कारोबार कर रहा है। दिवांग, जरा आप इसका चार्ट चेक कीजिए बजाज कंज्यूमर का। तो बजाज कंज्यूमर की बात करें, डेफिनेटली आज काफी अच्छे हमने अपसाइड देखा। विद द वॉल्यूम हमें ब्रेकआउट देखने मिला है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो पॉसिबल स्टॉक्स फर्दर और अपसाइड देखने मिल सकता है लेवल ऑफ 242 245। यहाँ पे इमीडिएट जो सपोर्ट है स्टॉक के लिए वो बन रहा है अराउंड करीबन 223। तो ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रह सकते हैं और 245 के टारगेट के लिए हम इसमें वेट कर सकते हैं बजाज कंज्यूमर में। 245 के लेवल के लिए आप बजाज कंज्यूमर में वेट कर सकते हैं। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। केमिकल सेगमेंट में हम रह के देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है। एक केमिकल कंपनी है अतुल लिमिटेड, जरा इसका चार्ट लेकर आइए। राजेश जी, 3% के आसपास की तेजी है और जो शुरुआती मूव कंपनी ने दिखाया उसको सस्टेन करने का काम किया है। 7,500 रुपए के ऊपर के भाव हैं। अतुल लिमिटेड, क्या इसमें कोई तेजी का ट्रेड बन रहा है? तो अभिषेक जी, मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स में एक साइन ऑफ रिकवरी बनते हुए दिख रही है। हमने नवीन फ्लोरिन को भी शो की शुरुआत में बाय दिया। वहीं अगर हम देखें तो बाकी केमिकल स्टॉक्स, अतुल, क्लीन साइंस टेक और अगर हम देखें तो यहाँ पे टाटा केमिकल, सभी स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए वापस आते हुए दिख रहा है। अतुल में भी एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला। ऑलमोस्ट स्टॉक 10 से 12 दिन एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था, अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। इस प्रोसेस में स्टॉक वापस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अतुल में भी अगर ये अब 7,400 के ऊपर अगर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 7,600 7,650 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे जिन्होंने लिया है वो होल्ड रखें। फ्रेश बाय भी किया जा सकता है 7450 के स्टॉप लॉस से, अपसाइड में 7,600 7,650 के टारगेट के लिए। तो ये नजरिया अतुल ऑटो पर, लेकिन इस बीच BTST कॉल्स ले लेते हैं। हमारे गेस्ट है सबसे पहले देवांग, आप बताएं कौन से कॉल्स होंगे आज? BTST के यहाँ पे जुबिलेंट फूड हम देख सकते हैं, काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर है जुबिलेंट फूड का। 690 के स्टॉप लॉस है स्टॉक में अभी ये लेवल पे एंट्री की जा सकती है। अराउंड 725 730 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जुबिलेंट फूड। तो ये नजरिया जुबिलेंट फूड वर्क्स पर, लेकिन राजेश आपके कॉल्स कौन से होंगे आज BTST? कोशिश हम सायंट यहाँ पे पसंद आ रहा है स्टॉक में। ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट करीब 2120 2130 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 2040 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कैश सेगमेंट से एलिकॉन इंजीनियरिंग। ये स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। एलिकॉन में हमें लगता है अपसाइड के टारगेट 720 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 640 के आसपास। 640 के स्टॉप लॉस के साथ एलिकॉन इंजीनियरिंग पर नजरिया। लेकिन इस बीच ET नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर पर नजर डालते हैं। हल्दीराम स्नैक्स फूड के प्रमोटर इस महीने के अंत तक करीब 15 से 20% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। कंपनी को इस संभावित खरीदारी से इस सौदे के लिए 3 बाइंडिंग ऑफर ऑलरेडी मिल चुके हैं। खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ हमारे संवाददाता अनुराग जोशी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? हल्दीराम स्नैक्स फूड, जो कि भारत की एक अग्रीम फूड्स और स्नैकिंग कंपनी है, उनके प्रमोटर्स ने यह महीने एक भागीदारी के प्लेसमेंट को संपन्न करने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों ने ET नाउ स्वदेश को बताया है कि हल्दीराम स्नैक्स फूड को 3 बाइंडिंग बिड मिले हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा, और ये बाइंडिंग बिड एक माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक जो कि 15 और से 20% की इक्विटी स्टेक होगी हल्दीराम स्नैक्स फूड में, उसके लिए है। अभी जो बिडर्स हैं उनमें एक अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन का ग्रुप है, जिसमें ADAI UAE का सॉवरेन वेल्थ फंड है, और GIC सिंगापुर जो कि सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये भी शामिल हैं। जो अन्य बिडर्स हैं उनमें अल्फा वेव ग्लोबल नामक एक फंड है, वह बिड कर रहा है, और एक तेमासिक और बेन कैपिटल
का कंबाइन है जो भी बिड कर रहा है। ये डील पिछले कुछ महीनों से चल नहीं रही थी और इसका कारण ये था कि जो प्रमोटर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में एक मतभेद था वैल्यूएशन को लेके। अभी प्रमोटर्स ये चाहते हैं कि उनको $12 बिलियन का एक वैल्यूएशन मिले जो कंबाइंड फूड और स्नैक्स बिजनेस हैं जो कि दिल्ली और नागपुर फैक्शंस का है और जो कि अभी मर्ज होने वाला है और ये NCLT के समक्ष है स्वीकृति के लिए। पिछले साल कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने दिल्ली और नागपुर फैक्शन के जो फूड और स्नैक्स बिजनेस का डीमर्जर को स्वीकृति दे दी थी और अभी ये मर्जर NCLT के स्वीकृति के बाद संपन्न होगा और ये कंबाइंड एंटिटी में जो दिल्ली फैक्शन है उसकी 56% और जो नागपुर फैक्शन है उसकी 44% भागीदारी होगी। शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली एक डेवलपमेंट इनफैक्ट इस महीने के अंत तक 15 से 20% हिस्सा बिक्री की जो खबरें आ रही हैं इसके चलते ये कंपनी फोकस रेडार पर है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां बाजार में रिकवरी है वहां एक्शन जिन स्टॉक्स पर नजर आ रहा है उसमें सिर्फ लार्जर प्लेयर्स ही और मिड कैप ही नहीं, स्मॉल कैप निफ्टी 500 स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां भी हैं। रेमंड के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। अच्छी खासी रैली, ऑलमोस्ट 12% की तेजी। डीमर्जर जो कि लाइफस्टाइल बिजनेस का इनका हुआ उसके ठीक बाद रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग बिजनेस सेगमेंट अब भी ये कंपनी संभालती है। राजेश जी, 12% का इजाफा आज के सत्र में देखा जा चुका है रेमंड में। तो मानसी जी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे रेमंड में बनते हुए दिखी और कंपनी में हमने देखा भी था कि पहले इसमें डीमर्जर की भी न्यूज ऑलरेडी आते हुए दिखी थी। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रही है। स्टॉक का 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है और आज का जो वॉल्यूम एक्शन है काफी बड़ा वॉल्यूम आज काउंटर में बनते हुए दिखा है। हमें लगता है ये मोमेंटम अगर ये 1750 के ऊपर अब सस्टेन रहता है तो ये मोमेंटम 1900 की तरफ बीच आगे आने वाले दिनों में जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन कैरी करने की सलाह रहेगी। 1750 के स्टॉप लॉस से अपसाइड के टारगेट 1860 और 1900 तक आते हुए दिख सकते हैं। इसमें क्लियरली वॉल्यूम्स जो है उनमें बढ़ोतरी और अच्छी खासी मजबूती पर यह स्टॉक चल गया है। तो क्लियरली अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट करने की राय, बनाए रखने की राय रेमंड के चार्ट्स पर मिलती हुई। लेकिन ठीक रेमंड की ही तरह एक और स्टॉक जो कि आज परफॉर्म कर रहा है दिव्यांग, त्रिवेणी टरबाइन। देखिए वैसे तो आज के सत्र में 3% तक की तेजी है लेकिन पिछले एक महीने के ट्रेंड को अगर देखेंगे 30% चल गया ये स्टॉक। वन साइड अप मूव लगातार या कह सकते हैं वन साइड अप मूव के कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल त्रिवेणी टरबाइन पर राय क्या होगी? तो त्रिवेणी टरबाइन की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में डेली चार्ट पे एक रिवर्सल काफी अच्छा एक पैटर्न बनाना, डेली चार्ट एक सपोर्ट से रिवर्सल देखने मिला है तो पॉसिबल है और फर्दर यहाँ पे 835 840 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात करें अराउंड 780 का सपोर्ट है तो ये स्टॉप लॉस से ये लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है त्रिवेणी टरबाइन। स्तरों पर भी एक बार एंटर करने के बारे में त्रिवेणी टरबाइन में सोचा जा सकता है। एक्शन है, पिछले 6 महीने में काफी जबरदस्त एक्शन है और पिछले 1 महीने में परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती नजर आई है। REC PFC के चार्ट्स राजेश जी एक बार अगर आप रीड कर पाएं, लगातार इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं टुवर्ड्स सेशंस अच्छी खासी तेजी के बीच ये स्टॉक्स ट्रेड करते भी हैं। आज के सत्र में भी 1.25% तक की तेजी REC में और PFC में भी आधे % तक की मजबूती है। मानसी जी दोनों ही स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। पिछले 3-4 हफ्तों में स्टॉक लोअर साइड से एक अच्छे रिकवरी यहाँ पे ऑलरेडी दिखा चुके हैं। हमें लगता है कि REC के सेटअप के हिसाब से जब तक ये 560 के ऊपर बना हुआ है स्टॉक में पॉसिबल अपसाइड का मोमेंटम 600 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। और PFC में भी अगर हम देखें तो स्टॉक में एक अच्छी बाइंग पिछले 3-4 हफ्तों में बनी है। हालांकि स्टॉक हायर साइड पे थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर PFC में 525 रुपए के लेवल को ये क्रॉस करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 545 560 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो PFC में भी व्यू बुलिश ही है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 508 रुपए के आसपास। ठीक है, PFC के लिए स्टॉप लॉस होगा 508 रुपए का। जाते जाते एक शेयर पर जरा व्यू चाहिए, मतलब कोई ये सौदा नहीं चाहिए लेकिन इस पर एक व्यू दे दीजिए। दिव्यांग श्रीराम फाइनेंस करीब 2.5% ऊपर है और OI एडिशन इसमें अच्छा है, 32 रुपए के आसपास धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है शेयर। ये क्या व्यू होगा आपका इस पर?
श्रीराम फाइनेंस की बात कर, डेफिनेटली स्टॉक्स में जो स्ट्रक्चर बना है, जो करेक्शन हुआ था एक 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। अभी एक कंसोलिडेशन एक पास्ट फ्यू डेज में देखा था, उसको भी स्टॉक ने पॉसिबल एक ब्रेकआउट दे सकता है, तो यहाँ पे खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा 3120 का, अपसाइड अराउंड 3300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, 3300 के लेवल शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं श्रीराम फाइनेंस के लिए। खरीदारी की सलाह भी आपके लिए है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब तो 2 मिनट का समय रह गया है, अवॉइड भी कर दीजिए, फ्रेश ट्रेड इस वक्त ना लीजिए। ठीक है, बाजार अब बंद होने की तरफ बढ़ रहा है और लोअर लेवल से क्या शानदार रिकवरी आई है। 53,300 से हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं 53,600 के लेवल आ गए, 300 अंकों की रिकवरी। निफ्टी की बात करें 24,500 से अब 24,600 के ऊपर आ गया है। पिछले आधे 1 घंटे में 100 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आई है और 300 अंकों की रिकवरी हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में है। और फिलहाल दोनों इंडेक्स आपको हरे निशान में दिखेंगे। निफ्टी बैंक तो बाकायदा 200 अंकों पर है, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में शायद क्लोजिंग दे दी। सेंसेक्स 50-55 अंक ऊपर ये कारोबार कर रहा है। आज बैंकिंग स्टॉक से स्ट्रेंथ मिली है बाजार को। 12 में से 9 शेयर आज तेजी वाले हैं, 3 शेयर कमजोरी वाले हैं। 2 सेगमेंट जो बाजार की दिशा को काफी हद तक निर्धारित करते हैं वह है बैंकिंग और आईटी में सिलेक्टिव बाइंग रही है। विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस इसमें तेजी रही है। और अगर हम बैंकिंग की बात करें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, ये कुछ शेयर से जिन्होंने बाजार को संभालने का काम किया है। लेकिन कंजम्पशन वाला जो बास्केट है थोड़ा सा ढीला है, वो ट्रेंड में कमजोरी रही। आप अगर फार्मा में सिप्ला देखिए, ये कमज़ोर रहा। डॉक्टर रेड्डीज में करीब 1.5% के आसपास ही कमजोरी रही। लेकिन आज फ्यूचर्स में जो गेनर है वो है आरबीएल बैंक का शेयर, बढ़िया इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है। 4.5% ऊपर ये शेयर बंद करके जा रहा है। एनबीएफसीज में आप चोला इन्वेस्टमेंट देखिए, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से खरीदारी की राय आई थी, करीब 4.5% इसमें तेजी है। नायका में फिर से बाइंग लौटी है, 4% ऊपर ये बंद होने जा रहा है। केमिकल में नवीन, फ्लोरिन, अतुल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हमने बढ़िया तेजी देखी। हडको में भी करीब 2.5% के आसपास की आज हमने मजबूती देखी है। पावर स्टॉक्स जो लगातार चमक रहे थे, थोड़ी सी स्टीम गायब हुई है। सीएससी में आज 2-2.25% के आसपास की नरमी पर आज हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग होने जा रही है। अडानी ग्रीन का शेयर करीब 4% नीचे फिलहाल ये बंद होने जा रहा है। कल्याण ज्वेलर भी कल तेजी से चला था, आज 2.5% 3% के आसपास की नरमी हमने कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में भी देखी है। तो 2 सत्र की कमजोरी के बाद आज हालांकि सपाट बंद है, लेकिन रिकवरी याद रखिए, जब तेजी का मोमेंटम जब बरकरार हो तो रिकवर कितने कर रहे हैं बाजार स्विफ्टली, उसको नोटिस करनी चाहिए। और निफ्टी में हमने देखा है 100 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी लोअर लेवल से, और निफ्टी बैंक में 300 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी लोअर लेवल से। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आखिरकार जाते जाते हमें देख रहे हैं कि तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में आगे 1317 शेयर मजबूती वाले और उसके मुकाबले 1300 शेयर आज हैं कमजोरी वाले। एक चीज़ जिसने मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया है वो है इंडिया विक्स, 2.5% की गिरावट, 14 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स। और निश्चित तौर पर बाजार के लिए एक ये फियर और वोलेटिलिटी का इंडिकेटर है, तो वहाँ से सेंटिमेंट ज़रूर सुधरा है। आखिरकार क्लोजिंग 24,620 पर निफ्टी की सपाट क्लोजिंग, और सेंसेक्स 40 अंक, सेंसेक्स 1.5 अंक ऊपर बंद हुआ है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो डबल सेंचुरी लगाकर आज बंद हो रहा है 53,600 के ऊपर। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। देवांग जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम शेयरों पर अपनी राय हमें शेयर करने के लिए। फिलहाल मानसी को, आशीषा को और मुझे दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कल की तैयारी। आपको जाएगा नहीं। नमस्कार।